समुंदर के बीचों बीच एक विशाल अमेरिका का कार्गो शिप जो अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही थी। उस शिप पर मौजूद हर इंसान को लग रहा था कि ये सफर भी बाकी सफरों की तरह ही नॉर्मल होगा, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि हजारों किलोमीटर दूर कुछ लोग उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। उनके पास कोई बड़ी वारशिप नहीं है, कोई एडवांस टेक्नोलॉजी भी नहीं है, बस कुछ पुरानी बंदूकें, एक छोटी सी बोट और करोड़ों डॉलर कमाने का सपना। अगले कुछ घंटों में समुद्र के बीच शुरू होने वाला यह खेल दुनिया का सबसे डेंजरस होस्टेस क्राइसिस में बदल जाएगा। और इस कहानी के मेन किरदार में होगा एक आदमी जिसका नाम है कैप्टन रिचर्ड फिलिप्स। असल में रिचर्ड फिलिप्स एक बेहद ही अनुभवी मार्शियन मरीन कैप्टन है। उनका एक ही उसूल है, संकट आने के बाद सोचने से बेहतर है पहले से तैयार रहना। समुद्र हमेशा से इंसानों की परीक्षा लेता आया है, लेकिन साल 2009 में अफ्रीका का पूर्वी तट के पास का पानी इतिहास का सबसे खतरनाक इलाका बन चुका था। यह खतरा लहरों से नहीं बल्कि उन इंसानों से था जो छोटी सी नाव में सवार होकर विशाल जहाजों को निगल जाते थे। कहानी की शुरुआत होती है और हमें देखने को मिलता है दो लोग जो कार में बैठे बात कर रहा था। असल में यात्रा पर निकलने से ठीक पहले रिचर्ड अपनी पत्नी एंड्रिया के साथ कार में बात कर रहा था। बातचीत बच्चों के भविष्य और दुनिया में बढ़ते कंपटीशन पर हो रही थी। ये एक साधारण बातचीत है, लेकिन ये बातचीत रिचर्ड के चरित्रों को दर्शाती है कि वो किस्मत के भरोसे बैठने वाला इंसान नहीं है, उन्हें अपनी तैयारी पर पूरा भरोसा है। दूसरी तरफ सोमालिया का एक समुद्र के पास रहने वाला गाँव, जहाँ गरीबी और भूख ने नौजवानों से उनका भविष्य छीन लिया था। मूसे नाम का एक दुबला पतला लेकिन बेहद तेज लड़का अपनी किस्मत बदलने की आग में जल रहा है। जब स्थानीय समुद्री डाकुओं के आका एक नए मिशन के लिए लड़कों को सुनते हैं तो मूसे बिना झिझक सबसे आगे खड़ा हो जाता है। उसके लिए ये सिर्फ डकैती नहीं, इस नर्क से बाहर निकलने का इकलौता टिकट था। दूसरी तरफ कुछ समय बाद रिचर्ड ओमान के बंदरगाह पर पहुंचते हैं, जहां उनका विशाल जहाज एलाबामा खड़ा होता है। हजारों टन कमर्शियल माल और राहत सामग्री से लदा यह जहाज केन्या की ओर रवाना होने के लिए तैयार है। जहाज पर कदम रखते ही रिचर्ड काम में जुट जाते हैं। क्रू से मुलाकात, ब्रिज की जांच और रू की इंफॉर्मेशन लेता है, लेकिन जैसे ही उनकी नजर रूट में पर सोमालिया के तट पर पड़ती है, उनका माथा थनक जाता है। वो जानते हैं कि वे सीधे डेड जोन में कदम रख रहे हैं। एलाबामा समुद्र में धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। रिचर्ड क्रू को परखने के लिए एक सरप्राइज सिक्योरिटी ड्रिल शुरू करते हैं। अलार्म बजता है, लेकिन क्रू कुछ लोग कंफ्यूज थे, कुछ इसे हल्के में ले रहे थे। रिचर्ड बाहर से शांत थे, लेकिन अंदर ही अंदर भाप चुके थे कि अगर असली हमला हुआ तो ये लापरवाही भारी पड़ेगी। और वो घड़ी आ ही गई। ब्रिज पर खड़े रिचर्ड की नजर रडार स्क्रीन पर पड़ती है। दूर समुद्र में दो छोटे डॉट्स चमक रहे थे। दूरबीन से देखने पर रिचर्ड के चेहरे का रंग उड़ जाता है। रिचर्ड कहता है, मछुआरों की नाव इतनी तेजी से और सीधे हमारी तरफ नहीं आती, ये पायरेट्स है। जहाज पर इमरजेंसी अलर्ट घोषित कर दिया जाता है। इंजनों को फुल पावर पर डाल दिया जाता है। विशाल एलाबामा अपनी पूरी रफ्तार से लहरों को सिरती हुई आगे बढ़ रही थी। रिचर्ड हेल्प के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस को संपर्क करता है, लेकिन वो लोग कैप्टन के बातों को सीरियसली नहीं लेते। उन्हें लगता है कि वो सिर्फ मछुआरों की है। मूसे की छोटी सी स्पीड बोट तेजी से फासला कम कर रही थी। यहाँ रिचर्ड के दिमाग में कुछ अलग ही चल रहा था। वो रेडियो उठाते हैं और एक फर्जी मैरीटाइम सिक्योरिटी फोर्स बनने का नाटक करता है। वो खुली फ्रीक्वेंसी पर ऐसे बात करते हैं जैसे कोई नौसेना का वारशिप उनकी मदद के लिए आ रहा हो, और एक हेलीकॉप्टर बस 5 मिनट की दूरी पर। ये साल कम कर जाती है। एक बोट डर कर पीछे हो जाती है, लेकिन मूसे की बोट नहीं रुकती। रिचर्ड समझ जाते हैं कि इस लड़के की आंखों में कोई खौफ नहीं बल्कि एक जीत है। अब रिचर्ड जहाज के प्रोपेलर से उठने वाली विशाल लहरों को इस्तेमाल करते हैं। एलाबामा को जिग-जैग मोशन में दौड़ाया जाता है, लेकिन तभी समुद्र की एक भयंकर लहर मूसे की बोट के इंजन को ठप कर देती है। पहली बाजी रिचर्ड जीत जाते हैं। एलाबामा दूर निकल जाती है। क्रू राहत की सांस लेता है, लेकिन दूरबीन से देखते ही रिचर्ड और मूसे की नजर एक दूसरे को लॉक करती है। मूसे की आंखों में एक खौफनाक वादा है, हम वापस आएंगे। उस रात जहाज पर तनाव का माहौल था। क्रू हथियार उठाने की बात करता है, लेकिन रिचर्ड उन्हें शांत करते हुए कहते हैं कि हमारा काम बहादुरी दिखाने का नहीं, इस जहाज को सुरक्षित निकालना है। रिचर्ड अपनी पत्नी को एक ईमेल लिखते हैं, जिसे बंद करते वक्त उनके शहरों पर आने वाले तूफान की
परछाई साफ देखी जा सकती है। इधर अंधेरे समुद्र में मूसे अपनी बोट का इंजन से जुड़ी प्रॉब्लम को सोल्व कर चुका था और 230 सीढ़ियों को जोड़कर एक लंबी सीढ़ी तैयार कर रहा था। असल में वो सीढ़ी अलाबामा के उसे देख के लिए था। सुबह उठकर कैप्टन रेडियो की गूंज के साथ सीधे ब्रिज पर भागते हैं। इस बार मूसे की बोट अकेली है, लेकिन उसमें 2 पावरफुल इंजन लगा था और सामने की तरफ वही खतरनाक सीढ़ी बंधी थी। कैप्टन मदद के लिए फिर से सिक्योरिटी फोर्सेस को संपर्क करता है, लेकिन दूसरी ओर मूसे रेडियो पर चिल्लाता है, वी आर सोमाली कोस्ट गार्ड, ये एक सिर्फ रूटीन चेकअप है, शिप को रोको। लेकिन कैप्टन उनकी बातों को नहीं मानते। रिचर्ड झुकने वाला नहीं था, वो तेजी से शिप को आगे बढ़ाता है। सोमाली डाकू शिप पर फायरिंग शुरू कर देता है, लेकिन रिचर्ड झुकने वाले नहीं थे। वो हाई प्रेशर वाटर कैनन चालू करने का आदेश देता है। जहाज के चारों तरफ से हजारों लीटर पानी का दबाव मूसे को दूर रखने की कोशिश करता है। बोट करीब आती है, लेकिन पानी के झटके से वो डगमगाती है। लेकिन तभी पोस्ट नंबर 7 पानी के भारी दबाव से अपनी जगह से उखड़ जाता है। वाटर सील के बीच एक खाली रास्ता यानी गैप बन चुका था, लेकिन तभी मूसे की सील जैसी नजरें उस गैप को देख लेती है। सिर्फ में सैन मोर्फी उस होश को ठीक करने के लिए खुले देख पर दौड़ता है। रिचर्ड चिल्लाता है, लेकिन देर हो चुकी थी। पायरेट AK-47 से गोलियों की पोसार कर देता है। गोलियां जहाज के लोहे से टकराकर चिंगारियां छोड़ती है। मर्फी जान बचाकर छिपता है। उसे अपनी सीढ़ी को अलाबामा के हुक से फंसा देता है। उसकी अपनी बोट नीचे सूत रही थी। समुद्र उसे निगलने को तैयार था। अब पायरेट्स के पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था, सिर्फ एक ही रास्ता था, ऊपर से। रिचर्ड क्रू को अपना आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण आदेश देते हैं, कंट्रोल रूम बंद करो, सब इंजन रूम में छिप जाओ। याद रखना, तुम्हें इनसे लड़ना नहीं है, सिर्फ जिंदा रहना है। सभी लोग शांत और साथ रहना। क्रू को हौसला देते हुए धीमी आवाज में कैप्टन बोलता है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ ही सेकंड बाद भारी शीशा और दरवाजा टूटता है। AK-47 के साथ 3 सोमाली डाकू अंदर दाखिल होते हैं। क्रू मेंबर्स घुटनों पर आ जाते हैं। कैप्टन रिचर्ड फिलिप्स वही शांत खड़े रहते हैं। पहली बार मूसे और रिचर्ड आमने सामने हैं। एक तरफ बरसों का डिसिप्लिन और एक्सपीरियंस है, तो दूसरी तरफ भूख और सब कुछ दाव पर लगा देने वाला पागलपन। मूसे अपनी बंदूक नीचे करता है। एक ठंडी और पतली मुस्कान के साथ वो आगे बढ़कर कहता है, रिलैक्स कैप्टन, रिलैक्स। हम अलकायदा नहीं है, हम सोमाली डाकू है। हमें सिर्फ पैसा चाहिए, हमें सिर्फ बिजनेस करना है। और उसी पल रिचर्ड समझ जाता है कि असली नाइटमेयर तो अभी शुरू होने वाला है। ब्रिज पर डाकुओं का कब्जा हो चुका था। AK-47 की नाल कैप्टन फिलिप्स के सीने की तरफ थी। मूसे ने उसे जस्ट बिजनेस कहा था, लेकिन फिलिप्स जानते थे कि सोमालिया के भूखे समुद्र में बिजनेस की कीमत जान देकर चुकानी पड़ती। ये अब सिर्फ एक हाईजैकिंग नहीं थी, ये मेंटल स्ट्रेस, पेशेंस और मौत का खेल बनने वाला था। क्योंकि पायरेट जहाज के ऊपर तो आ चुके थे, लेकिन वे इस बात से पूरी तरह अनजान थे कि अलाबामा के घने काले और भूल-भुलैया जैसे इंजन रूम के अंदर उनके स्वागत के लिए एक ऐसा जाल बिछा चुका है जो अगले कुछ मिनटों में इस बिजनेस की पूरी बाजी पलटने वाला था। आगे की कहानी आपको देखने को मिलेगी पार्ट 2 में। तब तक इस वीडियो को लाइक कीजिए। आपका पसंदीदा सीन कौन सा था कमेंट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट करना मत भूलिए, ताकि जब भी इस चैनल पर कोई नया वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।